हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले दुनिया को याद कीजिए, कितनी ही फासिस्ट ताकतें आपको देखने को मिलती। लेकिन अगर उस समय की बात की जाए तो ऐसे बहुत से आंदोलन थे, जैसे वामपंथी आंदोलन या कुछ लिमिटेड दक्षिणपंथी आंदोलन, जो इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ सामने मुखर होते दिखते हैं। उनमें से ये एक फासिस्ट आंदोलन था जो एंटी फासिस्ट एक्शन के नाम से जाना जाता था, जिसको एंटीफा कहा जाने लगा। यूं तो एंटीफा का कोई परफेक्ट क्लियर डेफिनेशन या कोई क्षेत्र संगठन कार्यालय नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले लगभग 100 वर्षों में एंटीफा कई बार चर्चा में आया, कई बार इसकी बातें की गई। और इस समय जिस कारण से वो न्यूज़ में है वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो हर दूसरे दिन हर तीसरे सेकंड किसी ना किसी चीज़ को बैन कर रहे हैं या सैंक्शन लगा रहे हैं या उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, उन्होंने एंटीफा यानी कि एंटी फासिस्ट इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया और बैन की बात की, है ना। हम इस पे ही बात करेंगे, क्या है एंटीफा, कहां पे ऑपरेट करता है, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जहां से एंटीफा बहुत ज्यादा चर्चा में आया, इतिहास से लेके अभी तक की भूगोल पे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है, क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो एंटीफा है जिसकी बात कर रहे हैं, ये पहली बात तो 2017 में इसको डिक्शनरी ऑफ द वर्ड क्या कहते हैं, डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। माफ कीजिएगा, ठीक है, वो वर्ड ऑफ द ईयर आता है ना, जिसमें एक बार सेल्फी आया था, पूरी दुनिया सेल्फी के नक्शे कदम पे चलने लगा था। तो हुआ क्या कि एंटीफा को आतंकवादी संगठन घोषित करने की घोषणा की है किसने? आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। ठीक है, जो हर दूसरे सेकंड किसी न किसी चीज को नकारात्मक तरीके से प्रदर्शित करने के लिए, बैन करने के लिए आजकल तो जाने जा रहे हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो थे वो फंस गए थे अमेरिका में एक जाम में, चूंकि वहां पे ट्रंप साहब की वहां से गाड़ी जा रही थी, तो एक तरीके से उनको भी वहां पे पार्शियली ही लेकिन रोक जरूर दिया था। खैर, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, बस ये बताता चलता हूं, आज अंतिम दिन है स्टडी IQ के नवरात्रि जो फेस्टिवल है, ठीक है, जो नवरात्रि महोत्सव सेल चल रहा है, उसका आज अंतिम दिन है। तो खैर, नवरात्रि बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। ये सेल भी आज खत्म हो जाएगी। इस दौरान जो मेरा कोड है जो यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, विकास लाइव, इसका प्रयोग करके आप अधिकतम डिस्काउंट पा सकते हो, है ना। फैकल्टी कोड का एकमात्र जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये कि उन स्टूडेंट्स को जिनको कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक तंगी रहती है उनको लाभ मिल सके। बाकी अभी मैं अपने टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा शेयर करके, जस्ट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मुझसे बात भी कर सकते हो। अगर आप हमारे P2I बैचेस से जुड़ना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश में 2026, 27 या 28 किसी भी वर्ष के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जुड़ सकते हैं। देयर आर सो मेनी गुड फीचर्स, आप हमारी वेबसाइट पे जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये मेरा टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाओ, बात होगी, डिस्कशन होगा, कोर्स को लेके, ऑप्शनल को लेके, हर चीज को लेके, है ना। चलो आ जाते हैं बात पे। तो एंटीफा क्या है? जो एंटीफा की बात हो रही है यहाँ पे, आप इसकी इमेजेस देख रहे हैं, शुरुआत में मैंने उसका लोगो लगाया था। एंटीफा क्या है? तो एंटी फासिस्ट का संक्षिप्त रूप है। इस शब्द की उत्पत्ति कब? नाजी जर्मनी से। नाजीवाद से बड़ी फासिस्ट ताकत तो शायद पिछले 100 वर्षों में कोई दिखी नहीं, तो उस नाजीवाद के विरोध से ये उत्पन्न हुआ था। यह जर्मन शब्द एंटी फासिस्ट से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? फांसीवाद विरोधी। ठीक है, फांसीवाद विरोधी। यह शब्द 1930 में जर्मन भाषा में प्रकट हुआ था। बेसिकली जर्मनी में इस शब्द का उद्भव हुआ क्योंकि जर्मनी में उस समय विश्व की सबसे बड़ी फासिस्ट ताकत देखी जा रही थी, जिसको हम नाजीवाद कहते हैं। एडोल्फ हिटलर उससे जुड़े हुए थे, है ना। संगठनात्मक ढांचा क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई केंद्रीकृत संगठनात्मक ढांचा नहीं है, जिसको मैंने शुरुआत में बताया। ठीक है, औपचारिक संस्था नहीं है ये, है ना। विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड आंदोलन है, मतलब एक जगह पर रह के काम नहीं कर रहे, अलग अलग जगह पे, जैसे वो गुरिल्ला वॉर होती है उस प्रकार से ये काम करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार क्या है? अपने सदस्यों को अन्य आंदोलनों जैसे कि ब्लैक लाइफ मैटर्स या ऑक्यूपाई मूवमेंट से लेता है। मतलब वहां पे जो एक्टिव लोग होते हैं, जो किसी भी देश में फासिस्ट ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज मुखर कर रहे होते हैं, ये उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें अपने इस मूवमेंट में यानी कि एंटीफा के मूवमेंट में जोड़ते हैं। एंटीफा यानी कि एंटी फासिस्ट। जहां पे भी उन्हें लगता है कि फासिस्ट ताकतें काम कर रही हैं, वहां पे ये ऐसे लोगों को अपने मूवमेंट के साथ जोड़ते हैं। एंटीफा का इतिहास क्या है? अगर हम यूरोपीय मूल की बात करें तो, अगर हम बात करें तो इटली और जर्मनी में, इटली में कौन था? मुसोलिनी की बात करते हैं ना। जर्मनी में कौन था? हिटलर साहब थे। एक समय तो ऐसा था कि हिटलर
मुसोलिनी को अपना बहुत अच्छा दोस्त माना करते थे, पर धीमे धीमे जब हिटलर को लगा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनका नाजीवाद ज़्यादा कठोर फासिस्ट वाद है, तो उन्होंने धीमे धीमे मुसोलिनी को भी डाउन करने शुरू कर दिए थे। लेकिन उसी इटली और जर्मनी के संघ पे हमको ये देखने को मिलता है कि उदय के विरोध में यह उत्पन्न हुआ, मतलब इटली और जर्मनी में जो फासिस्ट ताकतें थी उनके अगेंस्ट में ये शुरू हुआ। 1932 में जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान रखना कि जो एंटिफा के जो शुरुआती तत्व हैं उनका जो मूल है वो कम्युनिज्म में है, ठीक है, साम्यवाद में, ठीक है। एंटी फासिस्ट ऑक्शन, यानी कि ये आप देख लीजिएगा, ये बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में है। इसको इन्होंने शुरुआत किया जो नाजीवाद का मुकाबला करने के लिए एक बहुदलीय मोर्चा था, बहुदलीय मोर्चा था। नाजीवाद को उन्होंने फासिस्ट बोला और उसके खिलाफ एक मोर्चा शुरू किया, किसने? कम्युनिस्ट पार्टी। एंटिफा के कई समर्थक अपनी जड़ों को प्रथम विश्व युद्ध के बाद के समय से जोड़ते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही तरीके तो फासिस्ट ताकतों का जो रुझान है वो दिखना शुरू हो गया था। तो बहुत से लोग कहते हैं कि एंटिफा की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही देखने को मिलती है, ठीक है, जब जर्मन और इतालवी वामपंथ यूरोप में फासिस्ट गिरोहों से लड़ने के लिए एक साथ काम करते थे, यूरोप में फासिस्ट गिरोहों से लड़ने के लिए, है ना। अमेरिका में विकास की बात करें तो अमेरिका में एंटिफा का इतिहास 1980 के दशक से शुरू होता है। जर्मनी में 1980 के दशक में क्या हुआ? एंटिफा का पुनरुत्थान हुआ था। एंटिफा का जो नव नाजियों, जो नए नाजी थे, जो नए प्रकार के नाजीवाद को जन्म दे रहे थे, द्वारा जिसे कहते हैं कि नए दृश्य पे एक जो नया परिदृश्य है, जो नई प्रकार से नाजीवाद को जन्म दे रहा था, वहां पे ये एंटिफा के लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आक्रमण के जवाब में था 1980 के दशक में के अंत में और 1990 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में एंटिफा आंदोलन प्रभावित किया। अब इसको इस प्रकार से आप समझिए कि जब हम ब्लैक लाइव्स मैटर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यूएसए सामने दिखता है, और यूएसए में जो निग्रोइड्स थे, जो ब्लैक्स जिनको कहा जाता था, उनके खिलाफ एक बड़े स्तर पे इंटरनली एक आक्रोश था, जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेशियल आक्रोश था, है ना, जिसका बहुत विरोध हुआ विश्व में। उसी आक्रोश को जो ब्लैक लोगों के खिलाफ था, उससे निपटने के लिए ये एंटिफा पहली बार यूएसए में देखने को मिलता है ना। और क्या है, 2016 में राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव के बाद यह आंदोलन और भी मजबूत हुआ। वी ऑल नो कि ट्रंप के आने के बाद ये क्यों मजबूत हुआ, इसमें किसी को कोई शक व शुबह नहीं होना चाहिए, है ना। चलो, अगर एंटिफा की विचारधारा और तरीके की बात की जाए तो क्या है, एंटिफा के सदस्य मुख्य रूप से वामपंथी विचारधारा का पालन करते हैं। तो कहीं पे भी दक्षिणपंथी राइट विंग गवर्नमेंट होगी जो एक्सट्रीमिस्ट की तरह काम कर रही होगी, ये उनके खिलाफ अपनी बात, अपने हल्के को मुखर करते हैं, है ना। इसमें क्या क्या शामिल है? ये पूंजीवाद का विरोध करते हैं निश्चित तौर पे, ये LGBTQIA+ के अधिकारों की बात करते हैं, है ना, ये स्वदेशी के अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि देखो जो भी पूंजीवाद का विरोध करेगा वो स्वदेशी की तरफ जाएगा, क्योंकि कैपिटलिज्म की जड़ें ही किसमें है? औद्योगिकीकरण में है, तो उनके अगेंस्ट में आएंगे ये, है ना। श्वेत वर्चस्ववाद का विरोध करते हैं, यस, क्योंकि जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, वेस्ट हेजिमनी की बात करते हैं, वाइट हेजिमनी की बात करते हैं, तो हमेशा उसके खिलाफ एक कम्युनिस्ट सोच भी दिखती है जो इस हर प्रकार की हेजिमनी के अगेंस्ट में खड़ी होती है ना। कार्यप्रणाली क्या है? एंटिफा के सदस्य आमतौर पे काले कपड़े पहनते हैं और अक्सर अपने प्रदर्शनों में मास्क लगाते हैं। उनकी गतिविधियों में क्या क्या शामिल है? शारीरिक विरोध करते हैं रूढ़िवादी विरोधी ताकतों का, ठीक है, अहिंसक प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। फिर भी अब ट्रंप साहब ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है तो कुछ तो गड़बड़ होगा ऐसा लगता है। डिजिटल सक्रियता क्या? श्वेत चरमपंथी और अति दक्षिणपंथी समूहों को ट्रैक करने वाले वेबसाइटों का संचालन करते हैं और ये अपने टारगेट्स को वहां पे, जो इतने टारगेट्स हैं इनके, उनको देखते हैं, नोटिस करते हैं और फिर उन पे काम करते हैं, उनके अगेंस्ट में हल्ला बोलते हैं, ठीक है। हालिया गतिविधियां क्या रही, प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो चार्ल्सविले 2017 में, वर्जीनिया के चार्ल्सविले में दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों के एक बड़े प्रदर्शन के बाद एंटिफा सदस्यों ने सड़कों पर झड़पें की थी, विरोध हुआ था। हालांकि अभी तो हमने कहा कि अहिंसा की बात, तो देखो कि ऐसा नहीं कि वामपंथी आंदोलन हमेशा से हिंसक रहा। कितनी सारी क्रांतियां, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते, चलो ये तो उतना नहीं था, लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन पूरी तरीके से ये वामपंथ के आक्रोश में था, तो वहां पे तो हमको क्रांति देखने को ही मिलती है ना। बर्कले 2017, उसी साल एंटिफा सदस्यों पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में एक रूढ़िवादी नेता के सम्मेलन में बाधा डालने का आरोप लगाया गया, ठीक है।
पोर्टलैंड में झड़पें 2018 क्या, जून 2018 में एंटीफा के सदस्यों और प्राउड बॉयज नाम के दक्षिणपंथी समूह के बीच पोर्टलैंड ओरेगन में हिंसक झड़पें हुई थी। इस हिंसा में दोनों पक्षों के सदस्य घायल हुए थे, जिसमें एक रूढ़िवादी प्रकाशन का पत्रकार भी शामिल था। मतलब जो भी रूढ़िवादी है, संकीर्णतावादी है या पूंजीपति है, उनके खिलाफ ये खड़े रहेंगे। और ट्रंप को देख के आपको लगता है कि निश्चित तौर पर ट्रंप के अगेंस्ट है, इसलिए ट्रंप ने इन पर रोक लगाई है। ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड प्रदर्शन, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद हुए बड़े पैमाने के प्रदर्शनों के दौरान भी एंटीफा की भागीदारी का आरोप लगाया गया था। ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वामपंथी मूवमेंट ही है ना। भौगोलिक स्तर पर देखा जाए तो ये कैलिफोर्निया, टेक्सास और पेंसिल्वेनिया राज्यों में ज्यादा तौर पे देखे जा रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट के जो राज्य हैं उनमें से अगर आप देखें तो कैलिफोर्निया, टेक्सास और पेंसिल्वेनिया में ज्यादा देखे जा रहे हैं, ज्यादा देखे जा रहे हैं। चलिए, निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि हाँ, कई मामलों में वो रूढ़िवादी सोच को मानते हैं, पूंजीपति तो बहुत ज्यादा है और थोड़े अक्खड़ भी हैं। भारत के प्रति उनका जो रवैया रहा, चाहे हम H-1B वीजा की बात करें, चाबहार पोर्ट के सैंक्शन पे जो छूट थी उसको कैंसिल करने की बात कहें, या 50% टैरिफ की बात करें, हर जगह पे उनका वो जो अक्खड़पना होता है वो देखने को मिलता है, जो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता है। क्या है यह? अमेरिकी लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिरोध की प्रकृति के बारे में व्यापक सवाल उठाता है एंटीफा। और क्या है, कुछ लोग इसे खतरनाक हिंसक समूह के रूप में देखते हैं, इसमें कुछ इसको फांसीवादी विचारधारा के खिलाफ एक आवश्यक प्रतिरोध के रूप में देखते हैं, जो एक समय में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विश्व में बहुत सारे देशों में देखा जा रहा था। तो आप कह सकते हैं कि जो वामपंथी आंदोलन फांसीवाद के खिलाफ खड़ा है उसको ही एंटीफा कहा जा रहा है, और अमेरिका को लगता है कि इस समय एक बड़ा शत्रु है और उनके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया जाना चाहिए, उन्हें ब्लॉक किया जाना चाहिए। ठीक है, ये डिटेल PDF और इसका एक और डिटेल टेक्स्ट क्रक्स है, जिसमें और भी एक्स्ट्रा एंगल्स मौजूद होंगे, मेरे टेलीग्राम में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, जैसे भी मैंने आपको बताया कि नवरात्रि सेल जो है हमारी ना, नवरात्रि महोत्सव सेल जो है वो आज रात में खत्म हो जाएगी। आज ही रात में बड़ी बात क्या है कि 26 तारीख से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है और आज सेल खत्म हो रही है, तो देर नहीं करना है आपको। और रात से पहले स्टडी IQ IAS हिंदी में जो हिंदी साहित्य का कोर्स होता है, जो मैं चलाता हूं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। यू शुड यूज कोर्स विकास लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स, अधिकतम डिस्काउंट के लिए आप इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। UPSC से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड बातें की जाएंगी, डिस्कशन किया जाएगा और देखा जाएगा वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन से आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम पा सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।